नमस्कार। नरेंद्र द स्टोरी टेलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राहुल सांकृत्यायन की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पुस्तक का दूसरे अध्याय तरुणाई की उषा का तीसरा भाग। एक और घटना है। भर एक आध साल और बड़ा हो गया था। चौथान पट्टी में बुंगीधार एक बड़ा ही सुंदर स्थान है, जहाँ पर साहबों और ऊंचे अफसरों का पड़ाव अक्सर पड़ा करता था। एक बार वहाँ सड़कों के एक इंजीनियर साहब आए। 2 दिन तक लोगों ने बुंगीधार में उनका बारदास्त या षोडशोपचार पूजा की। तीसरे दिन सुनाया गया, साहब यहाँ से थैली सैंड जाएंगे, इसलिए मासों के 7 गाँव के जितने भी कुली हैं चूल्हे के पीछे एक के हिसाब से डाक बंगले के सामने हाजिर हो जाए। 4 बजे का समय था, अर्थात अभी पाँव नहीं फटी थी। पटवारी चौकीदार गांव में चिल्ला उठे, उठो उठो, चलो चलो। बंगले के पास 80 आदमी हाजिर हो गए। उन्होंने बंगले के भीतर के सारे बोझ को बाहर किया। केवल इंजीनियर साहब ही का सामान ढोना नहीं था, बल्कि उनके अमलों और चपरासियों की भी सेवा करनी थी। सब सामान अलग अलग बोझों में बांध लिए और उन्हें ढोने के लिए आए कुलियों में बांट दिया गया। भड़ का दुर्भाग्य समझिए या सौभाग्य, उन्हें 12 से 16 मुर्गियों का एक टोकरा मिला। बोझा हल्का देखकर चंद्र को प्रसन्नता हुई। मुर्गियों का टोकरा उठाकर चला। चपरासी डंडा लिए पीछे पीछे था। पहाड़ में बोझ सिर पर नहीं पीठ पर उठाया जाता है। यह अधिक वैज्ञानिक भी है, क्योंकि इससे भार शरीर के अधिक अंगों में बंट जाता है। लेकिन मुर्गियों का टोकरा सिर्फ सिर पर ही ले जाया जा सकता था। टोकरे में छेद थे। मुर्गियों का कुड़कुड़ाना कोई कर्ण मधुर नहीं था। उनकी बीट छेद से निकलकर चंद्र के सिर और देह पर गिर रही थी। बदबू भी बहुत थी। मुर्गियां सजीव थी। वह ढोने वाले की सुविधा के अनुसार बैठ नहीं सकती थी। कभी एक ओर खिसकती तो टोकरा उधर को न जाता। उधर संभालते संभालते वह दूसरी तरफ चली जाती और फड़फड़ाने लगती। कुछ ही दूर जाते जाते चंद्र की नाक में दम आ गया और संभालते संभालते भी टोकरा जमीन पर गिर पड़ा। चंद्र ने जल्दी जल्दी उठाया, लेकिन चपरासी की नज़र पड़ चुकी थी। चपरासी का डंडा पीठ पर पड़ने लगा। अनेक गालियों की बौछार हुई। चंद्र को सबसे ज़्यादा डर था, कोई मुर्गी मर गई तो दंड भुगतना पड़ेगा। सौभाग्य से कोई मरी नहीं। टोकरे को सिर पर उठा देने का सवाल था। चपरासी था पहाड़ी ही, लेकिन ब्राह्मण था। वह भला मुर्गियों के टोकरे में कैसे हाथ लगाता? यदि आज वह गांव में रहता तो कुली बनकर जाता। सारा ब्रह्मत्व रहते भी उसे सिर पर मुर्गियों का टोकरा उठाकर चंद्र की तरह ही ले जाना पड़ता। गांव वाले उसे बड़े आदर के साथ चपरासी जी कहते थे। साथ के कुली सब आगे चले गए थे। थोड़ी देर वहां रुकना पड़ा। जब दूसरा मुसाफिर आया तो चपरासी जी ने हुक्म दिया, इस टोकरे को कुली के सिर पर उठा दो। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि पड़ाव पर पहुंचने तक चंद्र ने बड़ी सावधानी बरती। चपरासी को हाथ और जीभ हिलाने का मौका नहीं दिया। पड़ाव पर 10 पैसे मिले। शाम को थक के चूर चूर होकर चंद्र सिंह घर आया। माँ ने रोटी बनाकर खाने के लिए बहुत जगाया, लेकिन उसकी थकावट में उसकी नींद कहाँ खुल सकती थी। अल्हड़ जवानी के कुछ पहले एक और बात घटी। कोई अंग्रेज शिकार करने के लिए इन जंगलों में आया। अंग्रेज चाहे सरकारी नौकर हो या दूसरा, हिंदुस्तानियों के लिए सभी सम्राट के अवतार थे और उनकी सेवा के लिए गांव वालों को तरह तरह की मुसीबतें उठानी पड़ती थी। अंग्रेज ने बाघ मारा था। पड़ाव में आकर उसने खींची हुई खाल को धूप में सूखने के लिए रखवा दिया। शौकीन शिकारी ने बड़ी सावधानी से बाघ की मूंछों और नाखूनों को बचाकर खाल में रखा था। भड़के जोड़ीदार धर्मरत ब्राह्मण लड़के ने कहा, चंद्र सिंह,
जिस आदमी के पास शेर की नाखून और मूछें रहे उसके पास भूत जिन फटक नहीं सकते। भड़ वैसे तो बड़ा निर्भीक था, लेकिन वह जानता था कि मेरी निर्भीकता आदमियों पर ही चल सकती है। भूत पिशाच से उसको बहुत भय लगता था। रात बिरात एकांत में जाना ही पड़ता, जहाँ किसी भूत के मिल जाने की संभावना थी। उसने सोचा यदि नाखून और मूछें मिल जाएं तो काम बन जाए और मेरा हर तरह का भय जाता रहे। जिसके डिप्टी कमिश्नर के ऊपर जादू की पुड़िया डाली, उसके लिए बंगले के किसी छोर पर सुखाए जाते बाघ छाल के नाखून और मूछें उड़ाने में कितनी देर लगती। भड़ ने तेज चाकू से 4 नाखून काट लिए और मूछें भी। आधा धर्मदत्त को दिया और आधा अपने पास रख लिया। लेकिन साहब की चोरी कहीं पस सकती है। साहब ने गांव के सभी लोगों को बुलावा कर गिनती करवा ली। जिन्होंने कुछ नहीं किया था उनको क्या डर था। भड़ और धर्मदत्त को तो चोर की दाढ़ी में तिनका था। लोगों ने बतलाया चंद्र सिंह और धर्मदत्त नहीं हैं। चपरासी इन दोनों के पीछे दौड़ा। गांव के माल गुजार जमींदार के घर पर उसने दोनों को बुलवाया और हाथों में हथकड़ी डालकर पूछा, तुम दोनों ने शेर की नाखून और मूछें उखाड़ ली, क्यों है ना? डर के मारे दोनों ने हाँ कर दिया। फिर चपरासी ने कहा, तो लाओ वह कहाँ है? भूत पिशाच से बढ़ कर के कोई दानव उनके सिर पर था, इसलिए नाखून मूछें लाके दे दी। पर इतने से छुटकारा कहाँ मिलने वाला था। चपरासी दोनों को पीटते हुए साहब के पास ले चला। दोनों के परिवार के लोग रोने पीटने लगे। भड़ की माँ ने समझा अब बेटे के प्राण नहीं बचेंगे। वह बेटे के प्रति बाप के रुख को पसंद नहीं करती थी। समझती थी कि उसके हृदय में पुत्र का स्नेह नहीं है। इस आफत से रुपये ही बचा सकते थे। बेचारी माँ ने अपने सारे जेवरों को पति के सामने रखकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास रुपये नहीं हैं तो लो इन जेवरों को बेचकर मेरे लड़के को छुड़ा लाओ। बाप बेचारा तंग आ गया था। उसने जल भुनकर कहा, जाने दो इसको जेल में, अगर वह मर जाता तो अच्छा है, इतने हमारे नाम पर धब्बा लगाया है। चपरासी भड़ और उसके साथी को साहब के सामने ले गया। नाखून और मूछ मिल तो गए, लेकिन क्या वह फिर खाल में लग सकते थे? वह अपने ड्राइंग रूम में रखने के लिए इस खाल को तैयार कर रहा था और लड़कों ने उसको नकटी स्त्री का सौंदर्य बना दिया। गुस्सा बहुत था। उसने दोनों को खूब पिटवाया। शायद गरीबी पर तरस आई और 8-8 जाना जुर्माना करके छोड़ दिया। भड़ को बड़ी लज्जा उस दिन मालूम हुई। वह जमीन में गाड़ा जा रहा था, लेकिन उसने चोरी करने की नियत से यह काम नहीं किया था। भूत पिशाच का डर तो रहता ही था, साथ ही जन्मजात साहस ने उसके हृदय में लहर मारी और वह इससे कर बैठा। आज के लिए इतना ही। अगला भाग अगले अंक में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। धन्यवाद।